मध्य प्रदेश में आज जनजातीय गौरव दिवस की धूम रही। प्रदेश में 2 जगहों पर सरकार ने आदिवासियों को जुटाकर बड़े बड़े आयोजन किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों समारोह में शिरकत की और आदिवासियों की बेहतरी के ढेर सारे वायदे किए। जबलपुर में तो हुए प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े और आदिवासियों के गौरव का गान किया। मध्य प्रदेश में आदिवासी कितने जरूरी हैं किसी भी पार्टी के लिए और उनको लुभाने के लिए क्यों बीजेपी और कांग्रेस लगातार पसीना बहा रही है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पहले अलीराजपुर, फिर जबलपुर। जनजातीय गौरव दिवस की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के 2 सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले मालवा निमाड़ और महाकौशल की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने अलीराजपुर और जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों की सौगात दी और कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की, जोरदार अभिनंदन करा। ये बिहार ने भी बता दिया है विकास क्या होता है, जनता क्या चाहती है। ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा, पप्पू की चप्पू टप्पू सब बंद होने वाली है। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में छतरपुर की बेटी भारतीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए और क्रांति गौड़ की खूब तारीफ की। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से हर साल राज्य सरकार बड़े कार्यक्रम कर रही है, जबकि कांग्रेस 12 नवंबर को ही अलीराजपुर में बड़ा आयोजन कर चुकी है। मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए आदिवासी कितने जरूरी है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। आदिवासियों को साधने की ये जंग इतनी बड़ी क्यों है, इन आंकड़ों से समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी आरक्षित है। 80 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटरों का सीधा प्रभाव रहता है। तकरीबन 22% वोटर आदिवासी जिनके पक्ष में वोट डालते हैं, सरकार उसी की बनती है। पिछले चुनाव में 47 में से बीजेपी ने 24 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस ने 22 सीटें जीत पाई थी। 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी को मिली, लेकिन 2018 में कांग्रेस को आदिवासियों को एक तरफा 30 सीट मिल गई थी, तो राज्य में सरकार भी बन गई। यही वजह है कि दोनों दल अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने के लिए जतन करते रहते हैं। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी का 12 नवंबर वाला बयान बताकर सवाल पूछ लिए। अरे मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासी गौरव दिवस प्रदेश में मनाओगे, आपको आदिवासी गौरव दिवस पे बताना पड़ेगा ना कि आदिवासियों पर सबसे ज्यादा एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। तो आखिर ये आदिवासियों से प्रेम है या आदिवासियों से बदला? मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमारे साथ हैं संदीप जी। संदीप, क्या लग रहा है आपको कि आदिवासियों को लुभाने के लिए जो बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, तो इनके पीछे क्या मकसद है? देखिए ब्रजेश, मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बात करते हैं तो आदिवासी और दलित वोट बैंक लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि कांग्रेस के साथ है। अगर आपको उस वोट बैंक पे कब्जा करना है तो आपको एक नया रास्ता तय करना होगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में देखें तो 21% आदिवासी हैं और 16-17% दलित हैं। अगर ये 2 वर्ग आपके साथ आ जाते हैं तो सत्ता आप इन 2 वर्ग के बल पर पा सकते हैं। आदिवासियों के गौरवगान, आप ये देखिए कि बीजेपी बहुत बेहतर रणनीति से काम कर रही है। उसने टंट्या भील को ले लें, बिरसा मुंडा जी को ले लें, आप रघुनाथ शाह को ले लें, इन सब को स्थापित करने की कोशिश की। और जब किसी भी वर्ग में ये बात आती है कि हमारे पूर्वजों को सम्मान मिल रहा है, और ये आदिवासी जो वर्ग है वो समस्याओं ग्रसित भी रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही 2003 तक, उसके बाद से आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाने की बीजेपी प्रयास कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर इस वर्ग पे पूरी तरह कब्जा हो जाता है, या यूं कहें कि वर्ग आपकी बात सुनने लगता है, आपके पक्ष में वोट करने लगता है, तो जीत का रास्ता आसान हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आदिवासी भोला होता है। और यही वजह है कि जब भी आदिवासी जिस पार्टी के पक्ष में आ गया उसकी सरकार बनी। 2018 में आदिवासी वोटर कांग्रेस के पक्ष में थे तो कांग्रेस की सरकार बनी, भले ही 15 महीने चली, मगर
जब 2023 में बीजेपी के पक्ष में आदिवासी आए तो यहाँ बम्पर बहुमत लाए। तो मगर उस सब के बावजूद आदिवासियों को हालत लेकर प्रदेश की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का प्रसार राष्ट्रीय औसत से भी कम है और स्वास्थ्य की अपनी समस्या है। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों पर भी बीजेपी काम कर रही है? बीजेपी ने अभी बहुत बड़ा काम शुरू किया है सिकल सेल का। जी ब्रजेश जी, सिकल सेल जो बीमारी है वो आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। उसके लिए वो स्क्रीनिंग करा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर और जगह भी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं की कर रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति वो नहीं है जो आदिवासी सामान्य वर्ग के करीब खड़ा हो जाए। और यही कारण है कि जो आदमी समस्याग्रस्त होता है, सुविधाओं से दूर होता है, उसे सरकार के वादों पर ज़्यादा भरोसा होता है। और जब आप ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो उनके नायकों से जुड़े हों, तो स्वाभाविक सी बात है कि आदिवासी उससे उत्साहित होता है और उसे लगता है कि वर्तमान की सरकार हमारे लिए काम कर रही है। और एक चीज़ और है ब्रजेश जी, हमारे यहाँ भूलने की आदत है। कांग्रेस ने क्या किया इसे बहुत जल्दी लोग भूल गए होंगे। आज 20 साल में उन्हें ये याद है कि बीजेपी बहुत कुछ कर रही है और कांग्रेस ये बताने में असफल रही है कि उसने आदिवासियों के लिए क्या किया। बीजेपी लगातार कहती है हमने मंत्रालय बना दिया, तमाम चीज़ें की। तो मुझे लगता है कि ये वोट बैंक है जिस पर कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपना प्रभाव छोड़ के वोट हासिल करना चाहता है। हाँ, तभी बीजेपी के नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना उनके लिए हर बार कठिन होता है, क्योंकि अब बड़ा वर्ग आदिवासियों का है, दलितों का है और मुसलमानों का है, जो कि कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं। मगर आपको क्या लगता है, आदिवासी सिर्फ वोट बैंक के ही काम आ रहे हैं या इनके लिए कुछ और भी सार्थक तरीके से किया जा रहा है? देखिए, काम तो हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते कि इनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की योजनाएं हैं, लाभ कितना मिल रहा है ये अलग मसला है, लेकिन सरकारी स्तर पर योजनाएं बन रही हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक कमी दिखती है ब्रजेश जी, वो दिखती है सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग की, कि कोई मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से नहीं होती कि क्या आदिवासी आज से 20 साल पहले किसी स्थिति में था, आज उसकी स्थिति क्या हो गई। बदलती जिंदगी, सड़कें बन गई हैं, मकान बन गए, बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो आपने पहले बात कही स्वास्थ्य और शिक्षा की, अभी भी हालत बहुत अच्छी तो नहीं है वहाँ पे। और जैसे कि हम लोग कहते हैं, हमारे तो जो गवर्नर साहब हैं मंगूभाई पटेल, वो भी गुजरात के बड़े आदिवासी नेता रहे और उन्होंने अपने कार्यालय में एक आदिवासी प्रकोष्ठ बना रखा जहाँ सबकी निगरानी होती है। मगर उस सब के बाद भी आदिवासियों की ज़िंदगी बदल नहीं रही है, उसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी। आपको क्या लगता है? देखिए, मंगूभाई पटेल जी की हम बात करें, राज्यपाल की, तो वो बहुत सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का कोई नेता उतना सक्रिय नहीं है ब्रजेश जी आदिवासियों के बीच में, जितने सक्रिय राज्यपाल हैं। वो अपने राजभवन में भी मौके मौके पर बैठक करते रहते हैं। हमने देखा है कि अमरकंटक जो आदिवासी विश्वविद्यालय, उस इलाके के भी कई बार वो दौरे कर चुके हैं, कई विषयों पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने जो जड़ी बूटी का काम है उसको लेकर भी खास प्रयोग शुरू किए हैं, आदिवासियों को प्रोत्साहित शुरू किया है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि जिस स्तर पर या जिस रफ्तार से आदिवासियों के बीच सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, जरूरतें पूरी, वो नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल। तो आदिवासियों के मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेंट में अपना जान लेते हैं। इस पूरे मसले पर, आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे पर विस्तार न्यूज़ का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि मध्य प्रदेश में 40 से ज़्यादा आदिवासी जातियाँ रहती हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं, इनमें शिक्षा का प्रसार कम हुआ है और गाँव में बेरोजगारी के चलते बड़ी संख्या में पलायन इनकी मुख्य समस्या है। पैसा एक्ट के चलते सरकार इनके जल जंगल के अधिकारों की रक्षा तो कर रही है, मगर आदिवासियों की तरक्की और विकास के लिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है।